वंदे मातरम विद्यार्थियों, स्पेशली किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों, आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर उपस्थित हूँ। जो टॉपिक है स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे संबंधित प्रश्न है हर प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब इस श्रृंखला में मैं आपको 2-3 वीडियो के माध्यम से पूरी डिटेल बताऊंगा स्थानीय स्वशासन, जिसमें विभिन्न जो समितियां थी और उसके अलावा पंचायत राज संस्थान के संबंध में पूरी जानकारी तथा नगरीय जो प्रशासन है या नगर पालिका, नगर निगम, इनके संबंध में पूरी विस्तार से जानकारी दूंगा अलग अलग वीडियो में। तो आज की जो वीडियो है स्थानीय स्वशासन, इसमें स्थानीय स्वशासन के इतिहास के बारे में बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, PVK राव समिति और ML सिंह समिति और PK थुंग समिति, इन विभिन्न समितियों के क्या क्या प्रतिवेदन थे, उन्होंने क्या क्या प्रस्ताव दिए और किन किन को लागू किया गया, इसके बारे में जानकारी लेंगे। अगले वीडियो में मैं और अन्य जो भी पंचायत राज संस्थाओं से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो बताने का प्रयास करूंगा। और एक इस श्रृंखला के बाद में ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए इन टॉपिक से संबंधित, जिसमें पंचायती राज से संबंधित, स्थानीय स्वशासन से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए उनके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा, ताकि आज तक जो भी प्रश्न इनसे संबंधित पूछे गए हैं वो सारे कवर हो जाए। आशा करता हूँ ये मेरा प्रयास आपको पसंद आएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने सभी मित्रों को भी शेयर करें। अब जैसे शुरुआत करते हैं कि स्थानीय स्वशासन से तात्पर्य क्या है। तो स्थानीय स्वशासन का मतलब है शासन की उस प्रणाली से है जिसमें निचले स्तर के लोगों को भागीदार बनाकर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित किया जाता है तथा लोगों को अपनी समस्याओं का हल करने के लिए सक्षम बनाया जाता है। यानी सत्ता का विकेंद्रीकरण का एक प्रयास है और जिसमें निचले स्तर के लोगों को भागीदार बनाया जाता है, जो आम आदमी उसको भागीदार बनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का अस्तित्व प्राचीन काल में यानी मौर्य काल से ही रहा है। यानी कि ये बहुत प्राचीन समय से ही भारत में स्थानीय जो संस्थाएं हैं वो कार्यरत रही है और मध्यकाल में मुगलों के दिन भी भारत में संस्था अस्तित्व में रही और आधुनिक काल में ब्रिटिश शासन द्वारा भारत में स्थानीय स्वशासन के लिए कुछ प्रयास किए गए, जिनके बारे में आगे के जो पेज है उसमें आप देखेंगे। तो सबसे पहले जो अंग्रेजों के शासन के समय में 1864 में भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा स्थानीय स्वशासन को मान्यता प्रदान किया गया और 1870 में मियो, लॉर्ड जो मियो थे, उन्होंने पंचायतों के कार्यात्मक और वित्तीय स्वायत्ता को प्रदान किया गया यानी मियो द्वारा। और उसके बाद में 1882 में तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन के लिए प्रस्ताव पारित किया और जिसके द्वारा पूरे देश में उपखंड या तालुका बोर्ड तथा जिला बोर्ड स्थापित करने का सुझाव दिया गया। यानी भारत में जो स्थानीय स्वशासन की जो शुरुआत है वो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में विधिवत मानी जाती है और इस प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यानी 1882 का जो लॉर्ड रिपन का जो प्रस्ताव था वो, तो लॉर्ड रिपन का नाम है, स्थानीय स्वशासन संबंधित महत्वपूर्ण नाम है। नेक्स्ट है, स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाओं की स्थिति की जांच हेतु जांच करने के लिए 1907 में CEH हॉबहाउस एक अंग्रेज अफसर थे, उनकी अध्यक्षता में एक राजकीय विकेंद्रीकरण आयोग, जिसको शाही आयोग भी कहा गया, का गठन किया गया और आयोग ने 1909 में प्रस्तुत रिपोर्ट में स्वायत्त संस्थाओं के विकास पर बल दिया और 1950 में लॉर्ड हॉर्डिंग ने भी अपनी शासकीय रिपोर्ट में स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने का मत व्यक्त किया था। और 1919 के भारत सरकार अधिनियम या भारत सरकार जो सुझाव है उसमें सुधार है, उसमें मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जिसको जाना जाता है, जैसे 1909 का मार्लिमेंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, उसी तरह से 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम है जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार माना जाता है, कहा जाता है, के द्वारा भी स्थानीय स्वशासन के बारे में स्पष्ट प्रावधान किए गए थे। तो ये कुछ ऐतिहासिक परिदृश्य था स्थानीय स्वशासन के संबंध में। और इस अधिनियम द्वारा द्वैध शासन प्रणाली, जो मूलतः कार्टिस की देन थी, स्थापित कर स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषय, यानी इन विषयों का प्रशासन गवर्नर अपने भारतीय मंत्रियों की सलाह से करता था, जो कि प्रांतीय विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होते थे, के तहत रखा गया। और 1920 में संयुक्त प्रांत असम, बंगाल, बिहार, मद्रास और पंजाब में पंचायतों की स्थापना के लिए कानून बनाया गया। यानी ये भी आज़ादी के पहले की बात है 1920 की। और 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थानीय स्वशासन को पूर्णतः राज्य का विषय बना दिया गया। तो आपको मालूम होगा 1919 का अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड या 1935 का भारत सरकार अधिनियम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है। अब आगे देखते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में गांधी जी के ग्राम स्वराज की अवधारणा को साकार करने के उद्देश्य से भी पंचायती राज व्यवस्था पर विशेष बल दिया गया और इसके लिए केंद्र में पंचायती राज और सामुदायिक विकास मंत्रालय की स्थापना की गई। जब देश आज़ाद हुआ तो
एक मंत्रालय की स्थापना की गई थी, पंचायती राज और सामुदायिक विकास मंत्रालय, और इसके जो मंत्री है उनको SKDA जो थे उनको इसका मंत्री बनाया गया था। तो ये महत्वपूर्ण जो ऐतिहासिक परिदृश्य है इसके संबंध में। अब कुछ उसके बाद में आगे देखते हैं कि 2 अक्टूबर 1952 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पहल पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को आरंभ किया गया, और सामुदायिक विकास का पहला स्थापित कार्यक्रम राष्ट्रीय प्रसार सेवा था जो 1953 में शुरू हुआ। और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश के आर्थिक विकास और सामाजिक पुनरुद्धार कार्यक्रमों के प्रति जनता में रुचि पैदा करना तथा उनकी भागीदारी को बढ़ाना था। यानी ये भी स्थानीय स्वशासन की दिशा में एक कदम था, लेकिन इसमें जनता को अधिकार नहीं दिया गया था, जिस कारण ये सरकारी अधिकारियों तक सीमित रह गया और ये कार्यक्रम असफल हो गया। कौन सा? सामुदायिक विकास कार्यक्रम। और इसके बाद पंचायत राज व्यवस्था के संबंध में सुझाव देने के लिए समय समय पर अलग अलग समितियों का गठन किया गया जो कि अधोलिखित है, यानी निम्न प्रकार से है। अब कौन कौन सी समितियां गठित की गई, उनकी क्या क्या सिफारिशें थी और किन सिफारिशों को माना गया, ये पूरा विस्तार से मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो आगे देखते हैं। सबसे पहले है बलवंत राय मेहता समिति 1957 में। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम के असफल होने के बाद में जो 1953 में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1952 में लागू किया था, वो 53 में जब असफल हो गया तो उसके बाद पंचायत राज व्यवस्था को मजबूत बनाने की सिफारिश करने के लिए 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक ग्रामोद्धार समिति का गठन किया गया था। और 1957 के अंत में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में इस समिति ने स्थानीय स्वशासन हेतु गांव से लेकर जिला स्तर तक त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया, जो अभी भी लागू है। तो ये त्रिस्तरीय जो सुझाव दिया था उसमें समिति ने इसे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था कहा। उन्होंने कहा कि इससे लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण होगा, सत्ता है वो आम लोगों तक पहुंच पाएगी, और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की इन्होंने सिफारिश की थी बलवंत राय मेहता समिति ने। नेक्स्ट है कि त्रिस्तरीय व्यवस्था में सबसे निचले स्तर पे अर्थात ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पे पंचायत समिति जिसको अपन उपखंड स्तर या खंड स्तर कहते हैं, और जिला स्तर पे जिला परिषद के गठन का सुझाव देने के साथ ये भी सिफारिश की थी कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की शुरुआत पंचायत समिति के स्तर से होनी चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण सिफारिशें बलवंत राय मेहता समिति की थी और इनमें से अधिकांश को माना भी गया था। उसके बाद में 12 जनवरी 1958 को राष्ट्रीय विकास परिषद NDC ने बलवंत राय मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण सिफारिशों को स्वीकार करते हुए राज्यों से इसे क्रियान्वित करने के लिए कहा था, और इसलिए BR मेहता को यानी बलवंत राय मेहता को भारत के पंचायत राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पी कहा जाता है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं उनको मैंने अलग कलर में शो करने का प्रयास किया ताकि आपका ध्यान भी उस पर जाए और आप उनको एक बार याद कर सके। तो BR मेहता को भारत में पंचायत राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम त्रिस्तरीय व्यवस्था का जो प्रस्ताव किया था, और सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश में प्रायोगिक तौर पर अगस्त 1958 में आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में पंचायत राज व्यवस्था को लागू किया गया। तो अब ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि किस राज्य में शुरुआत की गई थी। तो शुरुआत आंध्र प्रदेश में अगस्त 1958 में हुई थी, लेकिन 2 अक्टूबर 1959 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में पंचायत राज व्यवस्था की औपचारिक शुरुआत की और इसी दिन से इसे संपूर्ण राजस्थान में लागू किया गया। तो अगर शुरुआत कहा जाए प्रायोगिक तौर पे तो आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में 1958 में अगस्त में हुई थी, लेकिन विधिवत शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 से पूरे राज्य के रूप में राजस्थान में हुई थी, और नागौर जिले से जो बगदरी पंचायत है इससे इसकी शुरुआत हुई थी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था। तो ये महत्वपूर्ण है। इसमें से इस पेज में से आपके कई प्रश्न बनते हैं जिसमें BR मेहता यानी बलवंत राय मेहता को पंचायत राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पी कहा जाता है। इसके अलावा सर्वप्रथम ये पंचायत राज व्यवस्था आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में लागू की गई अगस्त 1958 में, जबकि विधिवत रूप से 2 अक्टूबर 1959 को नागौर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान में और पूरे राजस्थान में इसको लागू किया गया। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये पॉइंट है। अतः राजस्थान देश का पहला राज्य है जहाँ संपूर्ण राज्य में सर्वप्रथम पंचायत राज की स्थापना की गई, और उसके पश्चात 1959 में आंध्र प्रदेश में यानी कि संपूर्ण आंध्र प्रदेश में, उसके बाद में 1960 में असम जो वर्तमान में इसको असम बोलते हैं, उसके बाद में तमिलनाडु और कर्नाटक, और 1962 में महाराष्ट्र और 1968 में गुजरात तथा 1964 में पश्चिम बंगाल में पंचायत राज व्यवस्था को प्रारंभ किया गया, और सने अन्य राज्यों ने भी इस व्यवस्था को अपने यहाँ लागू किया। यानी शुरुआत इसकी आंध्र प्रदेश से हुई थी कुछ क्षेत्रों के लिए, लेकिन पूरे संपूर्ण राज्य के रूप में राजस्थान का पहला स्थान है। उसके बाद में आंध्र प्रदेश में दोबारा पुनः पूरे राज्य में, उसके बाद में 1960 में असम, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात और पश्चिम बंगाल में इसकी स्थापना हुई। इस तरह से पंचायत राज व्यवस्था के संबंध में ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब नेक्स्ट है अशोक मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति के बाद में 1977 में पंचायत राज व्यवस्था के मूल्यांकन और इसे और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए सितंबर 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया। इस समिति में कुल 13 सदस्य थे। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है।
और अगस्त 1978 में प्रस्तुत रिपोर्ट में समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय ढांचे के स्थान पर द्विस्तरीय ढांचे की संस्तुति दी। यानी उन्होंने सिफारिश की कि त्रिस्तरीय की जगह द्विस्तरीय जो इसका स्ट्रक्चर किया जाए, और जिसमें जिला स्तर पर जिला परिषद और मंडल स्तर पर मंडल पंचायत थे। मंडल पंचायतों में कम से कम 15 से 20 हज़ार की जनसंख्या और 10 से 15 गांव सम्मिलित किए जाने थे। तो ये अशोक मेहता समिति की जो सिफारिश थी। अब इस सिफारिश के आगे क्या हुआ देखो कि इस समिति के अनुसार जिला परिषद को शक्तिशाली बनाकर समस्त विकास कार्यों का केंद्र बिंदु बनाया जाना चाहिए। यानी सर्वाधिक शक्तियां जिला परिषद को देनी चाहिए जिला स्तर पे, और विकास की योजनाओं की तैयारी द्वारा जिला परिषद द्वारा और क्रियान्वयन है पंचायत द्वारा किया जाना चाहिए। और समिति का मत था कि निर्वाचन में राजनीतिक दलों को खुले तौर पर अपने चुनाव के आधार पर भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि पंचायत राज चुनाव संस्थाओं के चुनाव भी होने चाहिए, और राजनीतिक पार्टियों के जो उम्मीदवार है या दलों को चुनाव चिन्ह के आधार पर इस पर भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए। ये महत्वपूर्ण सिफारिश इसकी थी। और ग्राम पंचायत पंचायत समिति को समाप्त कर देना चाहिए। यानी जो 2 स्तरीय था तो त्रिस्तरीय व्यवस्था को उन्होंने समाप्त करने की सिफारिश की। और मंडल अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष तथा जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष होना चाहिए। इस समिति की सिफारिशों को अपर्याप्त मानते हुए अस्वीकार कर दिया गया था। यानी जो अशोक मेहता समिति थी उनकी सिफारिशें वो ज़्यादा व्यवहारिक नहीं थी और इसलिए इनको स्वीकार नहीं किया गया, अस्वीकार कर दिया गया। नेक्स्ट है डॉक्टर PVK राव समिति। 1985 में इसकी गठन किया गया था। तो ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन के लिए उपयुक्त प्रशासनिक व्यवस्था की सिफारिश करने हेतु 1985 में डॉक्टर PVK राव समिति का गठन किया गया। इस समिति का गठन योजना आयोग की सिफारिश पे किया गया था। आपको पता होगा योजना आयोग 1950 में इसकी स्थापना हुई थी और प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते थे। अब योजना आयोग की जगह नीति आयोग है, जिसके बारे में आप अगर विस्तार से जानना चाहें तो मैं अलग से वीडियो बना करके बता दूंगा। अब योजना आयोग अस्तित्व में नहीं है, ये भूतकाल की बात हो गई। तो उस समय योजना आयोग की सिफारिश पे इस समिति का गठन किया गया था। और 1986 में प्रस्तुत रिपोर्ट में इस समिति ने राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद, जिला स्तर पर जिला परिषद और मंडल स्तर पर मंडल पंचायत और गांव स्तर पर सभा के गठन की सिफारिश करते हुए जिला परिषद को सर्वाधिक महत्व दिया था। और इस समिति ने पंचायतों के नियमित चुनाव करवाने और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं के लिए आरक्षण की भी सिफारिश की थी, परंतु इसकी सिफारिशों को भी अमान्य कर दिया गया, नहीं इनको माना नहीं गया था। हालांकि कुछ सुझाव जो बाद में लागू किए गए या उनको मान लिया गया था, जिनमें अनुसूचित जाति जनजाति या महिलाओं के लिए आरक्षण का जो सिफारिश वगैरह है इनको, लेकिन इन्होंने जो भी सिफारिशें की थी उस समय इनको अमान्य कर दिया था, यानी अस्वीकार कर दिया गया था। उसके बाद में एक समिति गठित की गई, डॉक्टर ML सिंघवी समिति। ग्रामीण विकास विभाग भारत सरकार द्वारा 16 जून 1986 को डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी की अध्यक्षता में पंचायत राज प्रणाली के पुनरुत्थान हेतु सुझाव देने के लिए एक समिति का गठन किया गया। और समिति ने स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने, यानी जो पंचायत राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने के लिए, और पंचायत संस्थाओं में चुनाव गैर दलीय आधार पर, जैसे पिछली जो समितियाँ थी उन्होंने कहा था कि दलों को राजनीतिक दलों के रूप में यहाँ चुनाव होने चाहिए, उन्होंने कहा कि ये गैर दलीय आधार पर चुनाव होने चाहिए और नियमित रूप से चुनाव होने चाहिए। और न्याय पंचायत और ग्राम न्यायालयों की व्यवस्था करने का भी इन्होंने सिफारिश की ML सिंघवी समिति ने। और पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने की भी सिफारिश की। ML मेहता समिति ने कहा कि अगर पंचायत संस्थाओं को आत्मनिर्भर बनाना तो उन्हें वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने जरूरी है, उनके बिना इनका कोई अस्तित्व का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो ये सिफारिशें इन्होंने की थी ML समिति ने, सिंघवी समिति ने। अब इसके बाद में एक और समिति गठित की गई, PK थुंगन समिति। 1988 में PK थुंगन समिति का गठन पंचायत राज संस्थाओं पर विचार करने के लिए किया गया। थुंगन समिति ने भी पंचायत राज संस्थाओं को शक्तिशाली बनाने के लिए उन्हें संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव दिया। यानी दो महत्वपूर्ण जो लास्ट की जो कमेटियाँ थी उन्होंने कहा कि जब तक इन्हें संवैधानिक दर्जा नहीं दिया जाएगा तब तक इनका कोई ज़्यादा महत्व नहीं रहेगा। और 1989 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने पंचायतों के सुधार और सशक्तिकरण में विशेष रुचि ली और सिंघवी तथा थुंगन समिति की सिफारिशों के आधार पर 64वां संविधान संशोधन विधेयक है लोकसभा में प्रस्तुत किया। ये बात 1989 की 89 की है। और 64वां संविधान संशोधन पेश किया गया, जिसे लोकसभा द्वारा तो पारित कर दिया गया, लेकिन राज्यसभा द्वारा इसे नामंजूर कर दिए जाने के कारण ये विधेयक समाप्त हो गया और ये लागू नहीं हो पाया। तो ये भी महत्वपूर्ण एक जानकारी है कि 64वां जो संविधान संशोधन है वो इनको संवैधानिक दर्जा देने के लिए संबंध में था, लेकिन ये राज्यसभा में विधेयक पारित नहीं हो पाया था। उसके बाद तत्पश्चात पंचायत सम्मति प्रावधान के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव द्वारा 73वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में लाया गया और जिसे लोकसभा और राज्यसभा ने क्रमशः 22 और 23 दिसंबर 1992 को पारित कर दिया। यानी दिसंबर 92 के अंत में 22 और 23 दिसंबर को इन्होंने पारित कर दिया था। और 17 राज्यों की विधानसभाओं द्वारा अनुमोदित किए जाने पर
20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने इस विधेयक पर अपनी सम्मति दे दी थी और 24 अप्रैल 1993 से 73वां संविधान संशोधन है अधिनियम पूरे देश में लागू हो गया। तो ये 24 अप्रैल 1993 बहुत महत्वपूर्ण दिन है पंचायत राज संस्थाओं के संबंध में। और ये 73वां संविधान संशोधन था जो ये दोनों सदनों में पारित होने के बाद में, जैसे आपको पता होगा कि जो भी कुछ कानून है वो सामान्य बहुमत से पारित होते हैं, कुछ में विशेष बहुमत यानी 2/3 बहुमत होता है, और कुछ ऐसे कानून होते हैं या विधेयक जिनको पारित कराने के लिए लोकसभा राज्यसभा की सहमति के अलावा आधे से अधिक राज्यों की विधानसभा द्वारा भी इसका अनुमोदन जरूरी है। तो इसमें 17 राज्यों की उस समय तत्कालीन जो विधानसभा ने इसको अनुमोदित किया था और 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन पूरे भारत में लागू किया गया और इसी दिन से पंचायत राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब ये इसके एक इतिहास और उसके परिप्रेक्ष्य में मैंने बता दिया कौन कौन सी समितियां थी, क्या क्या सिफारिशें थी। अगला जो टॉपिक होगा वो मैंने जैसा कि वीडियो के शुरू में जिक्र किया था कि पंचायती राज से संस्थाओं से संबंधित वार्ड सभा क्या होगी, ग्राम सभा क्या होगी, वित्त आयोग क्या होगा, या इनसे संबंधित जो टॉपिक होंगे उन पर चर्चा करेंगे। और कौन कौन से टॉपिक होंगे मैं वो भी आपको एक बार बता देता हूँ कि जो अगले वीडियो में पंचायतों का गठन और संरचना, कॉन्स्टिट्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ पंचायत, पंचायतों में आरक्षण, रिजर्वेशन इन पंचायत, पंचायतों का कार्यकाल कितना होता है, या सदस्यों के लिए अयोग्यताएं, डिस्क्वालिफिकेशंस फॉर मेंबरशिप, और पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार, राज्य वित्त आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग, ये महत्वपूर्ण जो भी टॉपिक है इनके संबंध में अगले वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। और विशेषकर अभी जैसे आपको पता है रीट का जो सिलेबस मतलब रीट एग्जाम के बाद में तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती के लिए जो सिलेबस जारी किया गया उसमें भी पंचायत राज व्यवस्था को एक महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में शामिल किया गया। और इसमें इन्हीं हर एक कंपटीशन में जितने भी कंपटीशन होते हैं आरपीएससी, यूपीएससी से संबंधित या अधीनस्थ बोर्ड से संबंधित, पंचायती राज व्यवस्था या नगरपालिका व्यवस्था या कुल मिलाकर के स्थानीय स्वशासन है एक इम्पोर्टेंट और फेवरेट टॉपिक है जिसपे हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको उपयोगी लगेगा और अपने साथियों को भी वीडियो को शेयर करें और लाइक करें ताकि, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जब भी नया वीडियो मैं अपलोड करूँ अगला वीडियो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।